आपके लिए सेकंड क्लास लेके आया हूँ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40। हमने लास्ट सेशन में देखा था अमालगमेशन में दो कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 ओल्ड कंपनीज एंड न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी अपने बिजनेस को सोल्ड आउट कर देती है न्यू कंपनी को, और न्यू कंपनी बिजनेस को परचेज कर लेती है, और परचेज करने के रिटर्न में जो भी कंसिडरेशन यहाँ पे पे करती है सेलिंग कंपनी को, ओल्ड कंपनी या वेंडर कंपनी, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तीनों को। तो जो भी कंसिडरेशन यहाँ पे दिया जाता है दैट इज नोन एज अ परचेज कंसिडरेशन। तो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि परचेज कंसिडरेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सेशन है हमारा कि यहाँ पे अमालगमेशन का इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज अमालगमेशन फर्स्ट। देन हमने यहाँ पे आगे देखा था कि बिजनेस परचेज क्या होता है। देन आफ्टर बिजनेस परचेज हमने यहाँ पे फर्स्ट सेशन यहाँ पे किया था द नेट एसेट मैथड। नेट एसेट मैथड हमने यहाँ पे कैसे किया था, वैल्यू ऑफ ऑल एसेट टेकन ओवर एट अ मार्केट वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी टेकन ओवर एट अ मार्केट वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट मीन्स इन चीज़ों को आपको कंसीडर नहीं करना है एसेट में, और इन्हें यहाँ पे लाइबिलिटी में कंसीडर नहीं करना है। एक बार अगर हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ पीसी अगर यहाँ पे निकल जाता है तो हमें ये देखना है कि हम किस मोड में यहाँ पे पेमेंट करेंगे। हमें इक्विटी शेयर देना है या प्रेफरेंस शेयर देना है या फिर कैश हमें यहाँ पे इनको देना है। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था नेट एसेट मेथड। देन सेकंड मेथड है नेट पेमेंट मेथड। ये मोस्ट प्रेफरेबल मेथड था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। सो इस मेथड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए होते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या क्या कंसिडर आपको यहाँ पे नहीं करना है, डिबेंचर होल्डर, लाइबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय द परचेजिंग कंपनी मतलब न्यू कंपनी। थर्ड मेथड है यहाँ पे लमसम मेथड। हमने ये भी यहाँ पे देख लिया था कि एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे दे दिया जाता है ओल्ड कंपनी को, और फिर यहाँ पे मेंशन किया जाए कि इन्हें क्या क्या प्रोवाइड किया गया। फाइनली हमने यहाँ पे लास्ट में देखा था शेयर एक्सचेंज मेथड, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये हमारा फर्स्ट सेशन था। सो हाँ, आज हम सेकेंड सेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनीज का। बट बिफोर सेकेंड सेशन, अगर आप मेरे कोई नए स्टूडेंट हो, पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो अपनी नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखिए ताकि मैं आपको नए से नया अपडेट जल्दी से जल्दी दे सकूं। तो चलो लेके चलते हैं सेकेंड सेशन में क्लास 2। क्लास 2 में हमें यहाँ पे देखना है कि ओल्ड कंपनी, वेंडर कंपनी या फिर सेलिंग कंपनी, इनका ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे किस तरीके से देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी में हमें यहाँ पे देखना है जो सेलिंग कंपनी है यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो जो 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट के चैप्टर में एक इजी चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने वहाँ पे देखा है कि क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप है, वो डिसॉल्व यहाँ पे हो जाता है। तो सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज को यहाँ पे जो ओल्ड कंपनी है वो यहाँ पे पे ऑफ कर देती है, एसेट को बेच देती है, लाइबिलिटी को पेड कर देती है, और जो पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल को यहाँ पे वो सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि यहाँ पे हमें करना क्या क्या है। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हो कि लेजर अकाउंट्स में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट्स में आप क्या क्या मेंशन यहाँ पे करोगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें यहाँ पे एसेट्स को मेंशन करना होता है। क्या? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटी। अब आप पूछोगे सर एसेट्स में तो सारे एसेट्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एसेट्स में सारे एसेट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एक्सेप्ट मिसलेनियस और फिक्टिशियस। इन लाइबिलिटी में सारे लाइबिलिटीज यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे एक्सेप्ट व्हाट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस को छोड़ के। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर है यहाँ पे।
अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स में आप यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस मिसलेनियस या आप इसे फिक्टिशियस भी कह सकते हो, ओके, एक्सपेंसेस। शेयर होल्डर में हमें क्या लिखना है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब पूछोगे सर ये प्लस और माइनस किसके लिए है? तो बच्चों जो प्लस है, प्लस मतलब क्रेडिट और माइनस मीन्स डेबिट। मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल और जो रिजर्व्स होंगे ये क्रेडिट में आ जाएगा, और जो माइनस में है मिसलेनियस, फिक्टिशियस है, प्रीलिमिनरी या डिस्काउंट ऑन शेयर्स वगैरह, ये कहाँ पे लिख देंगे? डेबिट में लिख देंगे। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ एक न्यू कंपनी का अकाउंट हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन अब न्यू कंपनी ने अपनी कंपनी में पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो नंबर 1, अगर इक्विटी शेयर अगर दिया हुआ है न्यू कंपनी में तो हमें इसका अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर प्रेफरेंस शेयर अगर यहाँ पे दिया है तो हमें इसका अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा, और अगर कैश और बैंक अगर दिया होगा तो कैश और बैंक का अकाउंट मेंशन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि कैश और बैंक अकाउंट में कुछ चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी जरूरी यहाँ पे हो जाती है। तो आप पूछोगे सर क्या वहां पे हमें ध्यान देना है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैश और बैंक अकाउंट कब मेंटेन करना होगा और कब नहीं करना होगा। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन किया है लाइक इफ कैश और बैंक टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, मतलब अगर कैश और बैंक को न्यू कंपनी लेकर जा रही है, देन कैश और बैंक अकाउंट आपको कहां पर ट्रांसफर करना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अच्छा, सेकंड है यहां पे इफ कैश और बैंक नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। अगर कैश और बैंक को न्यू कंपनी नहीं लेकर जाती है और वो कैश और बैंक का यूज अगर ओल्ड कंपनी अपने एक्सपेंसेस को पे करने में अगर यूज करे, देन हमें कैश और बैंक अकाउंट मेंटेन करना होगा, और जो भी कैश एंड बैंक बैलेंस होगा उसे हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कैश और बैंक के डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपका ये कैश और बैंक यहाँ पे क्लियर हो गया कि इफ कैश और बैंक टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, अगर न्यू कंपनी कैश और बैंक लेके जा रही है तो हम कैश और बैंक को कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अगर लिखा है, अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको ये अज्यूम करना होगा कि कैश और बैंक टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर ये मेंशन किया है कि इफ कैश और बैंक नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, मतलब अगर कैश और बैंक को न्यू कंपनी नहीं लेकर जाएगी तो ओल्ड कंपनी इस कैश का यूज क्या करेगी? अपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए यूज करती है। तो वो केस में आपको कैश बैंक का अकाउंट बनाना है, और जो भी अमाउंट है वो कैश और बैंक के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको मेंशन करना है। तो ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेजर अकाउंट्स में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी है। ओके, नाउ अब हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या दिया होगा क्वेश्चन में। अगर आप ओल्ड कंपनी की अगर यहाँ पे बात करते हो तो ओल्ड कंपनी के लिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई होंगी कि आपको ये डिफरेंट 7 अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ये कंपलसरी नहीं होता। अगर क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, देन आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। अगर नहीं दिया है तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती। नो अगर पीसी में अगर प्रेफरेंस शेयर दिया होगा तो ही बनेगा प्रेफरेंस शेयर न्यू कंपनी, और कैश बैंक होगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनाते। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो कंपलसरी है, जो आप डिसोल्यूशन में भी आप यहाँ पे बना चुके हो। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट है, नंबर 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, और नंबर 3 न्यू कंपनी है। देखो हम 12th स्टैंडर्ड में क्या बनाते थे? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक। तो रियलाइजेशन यहाँ पर भी बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे ये दो नाम है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और कैश और बैंक की जगह पे कैश और बैंक है, ये कंपलसरी है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर क्वेश्चन में दिया है आपको तभी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, अदरवाइज आपको नहीं बनानी है, ठीक है। और फाइनली एट द लास्ट में आपको कैसे समझ में आए कि आपका आंसर करेक्ट है,
तो जो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है ये यहाँ पे टैली हो जाता है। फाइनली जब आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पे टैली हो जाएगा तो आप समझ लेना कि आपने आंसर करेक्ट किया है, आपको पूरे 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट। कि आपको अगर बैलेंस शीट अगर दिया होगा तो आप पुरानी बैलेंस शीट से जो आइटम्स होते हैं उन्हें आप कहाँ कहाँ पर ट्रांसफर करोगे। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या वहाँ पर ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या आएगा, न्यू कंपनी में इक्विटी शेयर न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर न्यू कंपनी एंड कैश और बैंक। सो लेट्स सी हाउ टू ट्रांसफर। नाउ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे दी रहेंगी। सो लेट्स सी। नंबर 1, दिस इज द ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज है, एसेट्स है। यहाँ पर अमाउंट होगा बट इसके जगह मैंने यहाँ पे पोस्टिंग लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे एसेट्स को लेके चलते हैं। हियर इज फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको पता है फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट मीन्स व्हाट? लाइक मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, कंप्यूटर। सो ये फिक्स्ड एसेट हमारे यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मैं एक दो नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपका थोड़ा जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। ऐसे जो भी फिक्स्ड एसेट होंगे, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर कार, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे शो करते हैं? ये फिक्स्ड एसेट है। और फिक्स्ड एसेट देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है ऑलरेडी कि रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटी आता है। तो एसेट्स कहाँ पे? रियलाइजेशन के डेबिट। लाइबिलिटीज कहाँ पे? रियलाइजेशन के क्रेडिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फिक्स्ड एसेट है ये आपको कहाँ पे मेंशन करना है? तो इससे आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शो करना। कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट, ये भी कहाँ पे आप लिखोगे? इसे भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शो करना है। ओके, नाउ करंट एसेट में क्या क्या आएगा? करंट एसेट में स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, ठीक है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल है। तो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे आएगा या आप इसे कैश भी यहाँ पर आता है, कैश और बैंक, ठीक ठीक है। तो करंट एसेट में क्या क्या आएगा? स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश और बैंक। तो इन सभी को हम कहाँ पे शो करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शो कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया कि कैश और बैंक में आपको क्या करना है। अगर कैश और बैंक न्यू कंपनी लेकर जा रही है तो उसे कैश और बैंक भी रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा, बट अगर नहीं लेके जाएगी तो कैश और बैंक को हम इसका अकाउंट बना के इसके डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, नाउ ये लोन्स एंड एडवांसेस भी हमें कहाँ पे शो करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। अब देखो ये क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात यहाँ पे हो रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इक्विटी शेयर होल्डर में ये जो मिसलेनियस है, ठीक है, रिजर्व सरप्लस और ये सब, इन सभी चीज़ों को हमें कहाँ पे शो करना है? इक्विटी शेयर होल्डर में। मतलब ये देखो मिसलेनियस से माइनस है, मैंने बताया आपको माइनस है तो कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के। जो प्लस है वो कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो ये जो मिसलेनियस फिक्टिशियस है ये कहाँ पे लिखा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड में। ओके, नाउ अब हम लाइबिलिटी की बात यहाँ पे करते हैं। लाइबिलिटी में हमें किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है तो वो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 है शेयर कैपिटल ड्यू। तो शेयर कैपिटल में आप किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे? तो शेयर कैपिटल में हमारे दो टाइप के शेयर कैपिटल हैं, एक इक्विटी शेयर है और सेकेंड वन क्या है? प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर आता है। सेकेंड वन प्रेफरेंस शेयर्स आ जाता है। अच्छा, अब इक्विटी शेयर हम कहाँ लिखेंगे? अब हम इक्विटी शेयर को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो इक्विटी शेयर को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में। कहाँ पर? इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कहाँ लिखोगे आप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट में यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, रिजर्व्स में क्या क्या आएगा? तो रिजर्व्स में मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि रिजर्व में क्या क्या आता है? एनी रिजर्व, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो कैपिटल हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो,
या प्रॉफिट एंड लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, उन सभी रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में यहाँ पे दिखा देते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस हम कहाँ पे शो करते हैं, इससे इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में होगा रिजर्व, और ये जो मिसलेनियस है वो डेबिट में आ जाता है। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज में आप क्या क्या यहाँ पे शो करोगे, जैसे कि आपके पास क्रेडिटर्स है, आपके पास बिल्स पेबल है, ठीक है, आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो इन्हें हम कहाँ पे शो करेंगे, तो इन सभी को भी हम देखो ऑल लाइबिलिटी यहाँ पे क्रेडिट है रियलाइजेशन के, तो इसे भी कहाँ पे शो कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, ओके ना। अगर कोई प्रोविजंस है तो उसे भी दिखा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, या और भी कोई शॉर्ट टर्म लोन है तो या अनसिक्योर्ड है, वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो इसे कहाँ पे शो करेंगे, इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं, ठीक है। तो अब इससे आप काफ़ी इजी यहाँ पे हो जाएगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे पोस्टिंग करना है। आप फिर से यहाँ पे एक बार इन चीज़ों को देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे करना है हमें। जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, कंप्यूटर, इन सभी को हम कहाँ पे शो करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में। कहाँ पे, रियलाइजेशन के डेबिट में। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, रियलाइजेशन के डेबिट। करंट एसेट में स्टॉक, डेटर, बिल्स एंड कैश और बैंक है, इन सभी को कहाँ पे, रियलाइजेशन के डेबिट में। अब कैश और बैंक का मैंने आपको बताया था कि अगर न्यू कंपनी लेके जाएगी तो रियलाइजेशन के डेबिट, अगर नहीं लेके जाएगी तो कैश और बैंक के डेबिट में लिख देंगे। लोन्स एंड एडवांस भी रियलाइजेशन के डेबिट, और जो भी मिसलेनियस फिक्टिशियस है वो इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट, और जो भी लाइबिलिटीज है वो सब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो अगर आप ये अगर प्रॉपरली अगर कर लेते हो इतना गाइडलाइंस, तो आप इजीली इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का जो ट्रीटमेंट है वो आप 100% आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो आप एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लो, देखिए क्या क्या है। लेजर अकाउंट्स है, रियलाइजेशन है, इक्विटी शेयर होल्डर है एंड न्यू कंपनी, ये तीन कंपलसरी है। अच्छा, प्रेफरेंशियल होल्डर अगर दिया है तो आएगा प्रेफरेंशियल कैपिटल। फिर पीसी में हमने क्या दिया था, इन तीनों को अगर दिया है तो ये तीनों यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज नॉट नीडेड। ओके, और कैश और बैंक मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये हमारा ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट है, तो आप इससे देख सकते हो कि कैसे हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है प्रॉपरली। शायद ना दिखे बट मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए। फिक्स एसेट है, रियलाइजेशन के डेबिट, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन डेबिट, करंट एसेट रियलाइजेशन डेबिट, लोन्स रियलाइजेशन डेबिट, मिसलेनियस इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में, इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट, रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट, करंट लाइबिलिटी एंड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ओके, अच्छा, अब ये तो ठीक है, आप यहाँ से इसे कर लोगे पोस्टिंग, बट दो तीन चीज़ें और भी हैं। एक और भी ट्रिक है कि अगर आप जर्नल एंट्री अगर इसका कर लेते हो, आप पूछोगे सर आपने तो बोला ही नहीं, आपने तो बोला कि न्यू कंपनी में जर्नल एंट्री होता है, ओल्ड कंपनी में लेजर होता है। यस, आई एम करेक्ट है, बट अगर आप पोस्टिंग, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 70% क्वेश्चन हमारे यहाँ से सॉल्व हो जाता है। 30% के लिए आपको 2-3 जर्नल एंट्रीज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, बट आपको जर्नल एंट्री हमें यहाँ पे पास नहीं करना इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में। हमें इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में ओनली लेजर अकाउंट्स ही यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब किस तरह की पोस्टिंग हमें यहाँ पे शो करनी है वो आप देख सकते हो। अब ये बस इतना खाली आप याद रखना, एसेट कहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट, मतलब ये सारे एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में। इसका मतलब ये भी यहाँ पे कह सकते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट, तो आप ये कह सकते हो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, तो ऐसे अब इसके हेल्प से हम थोड़ा सा 2-3 जर्नल एंट्री यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ अब हम कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्री के हेल्प से हम लेजर में कैसे उसे ट्रांसफ़र करेंगे वो देख लेते हैं।
आपको पता ही है कि ऑल एसेट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कहाँ पे, रियलाइजेशन के डेबिट में। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको ये एंट्री भी याद होगी तो आप इससे भी कर सकते हो कि भाई रियलाइजेशन के डेबिट में सारे एसेट्स आ जाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ऐसे करके एंट्री दिखा सकते हो। अच्छा, ऑल लाइबिलिटी हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ऑल लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे दिखा दो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरीके से दो एंट्री आप यहाँ पे कवर कर लिए। हमने जो पीछे बैलेंस शीट में जो शो किया था कि एसेट चाहे फिक्स एसेट हो, करंट एसेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोन्स इन एडवांसेस हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है। और यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटी जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन था वो यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर न्यू कंपनी अगर यहाँ पे कोई एसेट अगर ना लेके जाए तो ओल्ड कंपनी अपने बिजनेस को ऑलरेडी बंद कर चुकी है, तो वो एसेट वो रख के यहाँ पे कुछ नहीं करेगी, तो वो क्या करेगी, मार्केट में बेच देगी। अभी आप यहाँ पे सोच सकते हो अगर हम एसेट बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब आप बताओ सारे एसेट कहाँ पर रखे हुए हैं, रियलाइजेशन में। तो अब यहाँ से एसेट ट्रांसफर हो जाएगा, चले जाएगा, तो हम क्रेडिट में दिखा देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री यहाँ पे क्या बन गई, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अगर सेम वे में अगर लाइबिलिटी अगर न्यू कंपनी अगर नहीं लेके जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे, ओल्ड कंपनी क्या करेगी, उसे पे कर देगी, और पे कर देगी तो पैसा चले जाएगा। अभी देखो पैसा आया तो कैश टू रियलाइजेशन, अब पैसा जा रहा है तो इसको रिवर्स कर लो। तो आप रिवर्स में यहाँ पे क्या शो कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन एंट्रीज को पास कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ओल्ड कंपनी, जैसे यहाँ पे लाइबिलिटी को ओल्ड कंपनी ने पे किया, वैसे ही रियलाइजेशन का खर्चा भी ओल्ड कंपनी पे करेगी। अब पे करेगी तो पैसा जाएगा, तो जो एंट्री यहाँ पे हमने पास किया है वही एंट्री हमें यहाँ पर भी शो करना होता है। तो पैसा आपका जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है तो उसे क्या लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट। ओके, सो ये कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो कि देखो अभी लाइक नंबर 1 जो है वो आपको याद नहीं रखना है, बट ऐसे मैंने फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर आप पीछे ये जो बैलेंस शीट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप ये बैलेंस शीट को प्रॉपर कर लेते हो तो आपको उन एंट्रीज को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सारा एसेट ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी भी आपको पता है। बस हमें इन तीनों पे ध्यान देना है कि क्या ऐसा कोई एसेट है जो न्यू कंपनी ना लेके जाए, तो ओल्ड कंपनी उसे क्या करेगी, बेच देगी, तो पैसा आएगा, एसेट जाएगा। अगर लाइबिलिटी अगर सेम वे में है तो उसे लाइबिलिटी पे करना होगा ओल्ड कंपनी को, तो पैसा जाएगा और लाइबिलिटी कम हो जाएगी, इससे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हो एज अ ओल्ड कंपनी तो भी आपका पैसा जाएगा। तो जो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री थी वो एक्सपेंस की भी है, क्योंकि पैसा सेम वे में जा रहा है, दोनों वे में, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। ओके, नाउ अब कुछ ऐसी एंट्री जो कंपलसरी यहाँ पर हमें शो करनी है। अच्छा, क्या कंपलसरी एंट्रीज हैं, लाइक नंबर 1 यहाँ पे दिया है पीसी ड्यू। पीसी ड्यू का मतलब है कि पीसी कितना देना है, पहले फाइनली वो डिसाइड यहाँ पे किया जाएगा। तो कितना देना है पहले कैसे, तो आप देख सकते हो, हम यहाँ पे उसकी एंट्री में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंट्री है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब ये कि न्यू कंपनी के डेबिट में आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, बाय न्यू कंपनी अकाउंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन है पीसी डिस्चार्ज। इसका मतलब ये कि पीसी में आपने क्या क्या दिया है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि पीसी में 3 चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं, या तो इक्विटी शेयर, या प्रेफरेंस शेयर, या फिर कैश। वो भी ये सभी चीज़ें न्यू कंपनी अपनी कंपनी में अलॉट करती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, अगर कैश दिया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट। अब ये सब किसने दिया है, ये सब न्यू कंपनी ने दिया है, तो यहाँ दिखा देंगे टू न्यू
कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो अगर आपने इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी बनाया है तो उसके डेबिट में आप लिखोगे टू न्यू कंपनी। प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अगर आपने बनाया है तो उसके डेबिट में आएगा टू न्यू कंपनी, और कैश के भी डेबिट में क्या आ जाएगा, टू न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी के क्रेडिट में इन तीनों का नाम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट हमारे पास बेसिकली दो शेयर होल्डर हैं अभी भी, तो उन दोनों को हमें यहाँ पे वन बाय वन क्या करना है, पे करना है। बट सबसे पहले पेमेंट हम वहाँ पे किसे देंगे, प्रेफरेंस को, क्योंकि इसे यहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट्स दिया गया है। तो देखो अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देंगे वो डिपेंड करता है कि इनको क्या मिला है, दिखाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, अब इन्हें क्या क्या दिया गया, अब इन्हें प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी भी दिया जा सकता है, या अगर इनको इक्विटी चाहिए तो इन्हें इक्विटी भी दे सकते हैं। तो जो भी इन्हें दिया जाएगा तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, वो डिपेंड करता है इन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया है। अगर इन्होंने कैश का डिमांड किया होगा तो इनको कैश भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल होल्डर के डेबिट में ये तीनों आ जाएंगे और इनके क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ऐसे बेसिकली तो बस एक ही चीज़ यहाँ पे इनको दिया जाता है। अगर बात करें तो प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल न्यू कंपनी, तो प्रेफरेंशियल न्यू कंपनी के क्रेडिट में आ जाएगा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, अच्छा, अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे ही हम इसको पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर को, तो इसके बाद हमें देखना होता है कि रियलाइजेशन के अकाउंट को अब हमें क्लोज करना है, क्योंकि हमें हिसाब किताब जो भी यहाँ पे लगाना होता है वो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, तो जो कुछ भी बचा है वो सब उठा के इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। ओके, नाउ अब आप रियलाइजेशन को क्लोज कर देंगे। अगर डेबिट में बैलेंस आ गया, क्रेडिट में कहीं पे भी आएगा, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो यहाँ पे दिखा देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, या फिर अगर क्रेडिट में अगर आ गया तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, आया बात समझ में? अच्छा, अब फाइनली इतना होने के बाद अब हमें लास्ट पेमेंट यहाँ पे किसको देना है, इक्विटी, जो कुछ भी बचा है। जैसे यहाँ पे प्रेफरेंस का नाम दिया है, ऐसे यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या दिया, अगर हमने उन्हें इक्विटी शेयर दिया है न्यू कंपनी में तो हमें लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर न्यू कंपनी। अगर हमने इन्हें प्रेफरेंस शेयर दिया है तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट। अगर हमने इन्हें कैश दिया है तो हमें लिखना होगा टू कैश अकाउंट। जो भी हम इन्हें यहाँ पे अलॉट करेंगे वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो बेसिकली फिर से आपके ऊपर मैं बता दूं, एसेट और लाइबिलिटी तो आप बैलेंस शीट पर ट्रांसफर कर लोगे, ये कभी पूछता है कभी नहीं आता है एग्जाम में, तो मेंशन नॉट। एक्सपेंसेस ये बेसिकली आता ही है, और ये दो एंट्री आपको लर्न हो जानी चाहिए, और फिर पेमेंट, ये ट्रांसफर और ये पेमेंट। बेसिकली आपको 4 से 5 एंट्री खाली याद करनी है। अगर आप कर लेते हो तो आप इन द बुक्स ऑफ वर्ल्ड कंपनी इजीली सॉल्व कर सकते हो।